क्या केमिस्ट्री लगती है मुश्किल? अब नहीं। वेलकम टू एआई रसायन पाठशाला। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार। आज के इस खास रिवीजन सेशन में स्वागत है। आज का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। सॉल्यूशंस यानी विलियन चैप्टर के 25 सबसे महत्वपूर्ण सवालों को हम गहराई से समझने वाले हैं। पीछे जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, हम उसके हर एक सवाल पर विस्तार से चर्चा करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब थ्योरी और न्यूमेरिकल्स की नींव तो हम पहले ही मजबूत कर चुके हैं, है ना? तो अब वक्त आ गया है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक तेज टारगेटेड एमसीक्यू मैराथन के जरिए एकदम मास्टर करने का। रसायन विज्ञान के किसी फ्लास्क में हो रहे रिएक्शन की तरह ही आइए अपने ज्ञान को भी गहराई से मिलाते हैं। हर एक सवाल अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है और हम हर एक की तह तक जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले जरा आज के हमारे रोड मैप पर नजर डालते हैं। ये 5 चरणों वाला सफर है। शुरुआत करेंगे बेसिक सांद्रता इकाइयों से, फिर गैसों की विलयता, राउल्ट के नियम, आदर्श और अनादर्श विलयन और आखिर में स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी एजियोट्रोप्स तक जाएंगे। तो चलिए पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। तो आइए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, उसे विलयन या सॉल्यूशन कहते हैं। समांगी यानी होमोजीनियस, जिसका मतलब है कि पूरे मिश्रण की बनावट एक जैसी है, कोई अलग अलग परतें नहीं हैं। अब इसी बात को सीधे दूसरे सवाल पर लागू करते हैं। पीतल यानी ब्रास, ये किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? दिलचस्प बात यह है कि ये ठोस में ठोस का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ जिंक के परमाणु कॉपर यानी तांबे के क्रिस्टल जालक में इस तरह घुल जाते हैं कि एक समान मिश्र धातु बन जाती है, कोई अलग रासायनिक यौगिक नहीं बनता। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी सांद्रता इकाई तापमान बदलने पर बदल जाती है। इसका सही जवाब है मोलारता यानी मोलैरिटी। अब ऐसा क्यों होता है, जरा इसे विजुअलाइज करते हैं। तापमान सीधे तौर पर आयतन को प्रभावित करता है। गर्मी मिलने पर द्रव फैलता है और क्योंकि मोलारता की गणना में हम विलायक के आयतन का इस्तेमाल करते हैं, तो जब द्रव फैलेगा प्रति इकाई आयतन में विलेय के मोलों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। मतलब तापमान बदला तो मोलारता बदल गई। इसी से जुड़ा है हमारा चौथा सवाल, जहां हम मोलरता की तुलना मोललता यानी मोलालिटी से करते हैं। मोललता का मतलब है 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। इसे तराजू के उदाहरण से समझना बहुत आसान है। मोललता सिर्फ और सिर्फ विलायक के द्रव्यमान यानी मास पर निर्भर करती है, और हम जानते हैं कि द्रव्यमान कभी भी तापमान के साथ नहीं बदलता, वो एकदम स्थिर रहता है। चाहे विलयन को उबाल दें या जमा दें, 1 किलोग्राम विलायक हमेशा 1 किलोग्राम ही रहेगा। इसलिए मोललता पर तापमान का कोई असर नहीं होता। चलिए 5वें और 6ठे सवाल पर आते हैं। किसी भी द्विअंगी विलयन में, यानी जिसमें सिर्फ 2 चीजें हों, उनके मोल अंशों का योग हमेशा क्या होता है? ये हमेशा ठीक 1 होता है। मतलब अगर विलेय का मोल अंश 0.4 है तो विलायक पक्का 0.6 ही होगा। वहीं छठा सवाल हमें एक बहुत ही व्यवहारिक दुनिया में ले जाता है। फार्मेसी और चिकित्सा क्षेत्र में W/V यानी वजन प्रति आयतन का बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे IV ड्रिप, इसमें एक निश्चित आयतन के द्रव में घुली हुई दवा की एकदम सटीक मात्रा का हिसाब रखा जाता है ना कमाल का एप्लीकेशन। अब 7वें सवाल के साथ थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चलते हैं। स्टील किस तरह के ठोस विलयन का उदाहरण है? ये एक अंतराकाशी या इंटरस्टिशियल ठोस विलयन है। इसे ऐसे समझिए, लोहे के बड़े बड़े परमाणुओं के जालक के बीच में कुछ छोटी छोटी खाली जगह बच जाती हैं। कार्बन के छोटे परमाणु इन्हीं खाली जगहों में जाकर बड़ी आसानी से फिट हो जाते हैं, और यही कार्बन लोहे की परतों को एक दूसरे पर फिसलने से रोक देता है। इसी की वजह से स्टील को उसकी वो मशहूर मजबूती मिलती है। 8वें सवाल में ला शातेलिए का नियम है। अगर कोई ठोस किसी द्रव में घुल रहा है और वो प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है, यानी उसमें से पहले ही गर्मी निकल रही है, तो क्या होगा? अगर हम बाहर से और तापमान बढ़ाएंगे तो सिस्टम इसका विरोध करेगा और विलेयता घट जाएगी। और 9वां सवाल तो रसायन विज्ञान के सबसे मशहूर नियम पर है। समान समान को घोलता है। चुंबक की तरह ही ध्रुवीय यानी पोलर सोडियम क्लोराइड स्वाभाविक रूप से पोलर जल में ही घुलेगा। बेंजीन जैसे नॉन पोलर विलायक में बिल्कुल नहीं घुलेगा। अणुओं के बीच का खिंचाव मैच होना चाहिए। 10वां सवाल हमें गैसों की विलयता के सबसे अहम नियम यानी हेनरी के नियम की तरफ ले जाता है। ये नियम गैसों के द्रव में घुलने पर दाब के असर को समझाता है।
एक पिस्टन की कल्पना कीजिए। जैसे ही हम ऊपर से पिस्टन को दबाते हैं, यानी दाब बढ़ाते हैं, तो कम जगह में गैस के अणु बढ़ जाते हैं, वो सतह से ज्यादा टकराते हैं और सीधे द्रव अवस्था में घुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। संक्षेप में कहें तो आंशिक दाब मोल अंश के सीधे समानुपाती होता है। जितना ज्यादा दाब उतनी ज्यादा गैस घुलेगी। और हेनरी के इसी नियम का एक बहुत ही शानदार और जान बचाने वाला एप्लीकेशन 11वें सवाल में है। गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम गैस क्यों मिलाई जाती है? दरअसल गहरे समुद्र में बहुत ज्यादा दाब होता है, जिससे नाइट्रोजन आसानी से खून में घुल जाती है। लेकिन जब गोताखोर अचानक सतह पर आता है तो दाब एकदम से गिरता है और वो घुली हुई नाइट्रोजन खून के अंदर ही बुलबुले बनाने लगती है। इसे बेंड्स कहते हैं, जो बेहद दर्दनाक और खतरनाक स्थिति है। हीलियम की खासियत ये है कि ये बहुत ज्यादा दाब पर भी खून में बहुत कम घुलती है, इसलिए इस खतरे को टालने के लिए इसे सिलेंडर में मिलाया जाता है। 12वें सवाल में एक और मजेदार जैविक एप्लीकेशन है। मछलियां ठंडे पानी में ज्यादा आरामदायक क्यों महसूस करती हैं? देखिए, गैस का पानी में घुलना हमेशा एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ला शातिलिए के नियम को याद कीजिए। जब तापमान कम होता है तो गैस की विलेयता अपने आप बढ़ जाती है। तो सीधे शब्दों में ठंडे पानी में ऑक्सीजन गैस ज्यादा घुली होती है। इसलिए मछलियों और दूसरे जलीय जीवों को सांस लेने के लिए ठंडे पानी में ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। अब हम वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। 13वां सवाल ये समझाता है कि जब हम पानी में कोई अवाष्पशील विलय जैसे नमक या चीनी मिलाते हैं तो वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है? इसका कारण बहुत सीधा है। नमक या चीनी के कण पानी की सतह पर अपनी जगह बना लेते हैं। अब चूंकि वाष्पन तो सिर्फ सतह से होता है, पानी के अणुओं को उड़ने के लिए जगह ही कम मिलती है और इसलिए वाष्प दाब गिर जाता है। और हाँ, 14वें सवाल पर ध्यान दें। बर्तन का आकार कैसा भी हो, चौड़ा हो या संकरा, इससे वाष्प दाब पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ तापमान और द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। 15वां सवाल हमें आदर्श विलयन यानी आइडियल सॉल्यूशन से मिलाता है। आदर्श विलयन वो हैं जो हर सांद्रता और तापमान पर राउल्ट के नियम का पूरी तरह पालन करते हैं। ग्राफ में ये एकदम सीधी रेखाओं से दिखता है। और 16वें सवाल में एक बहुत ही अहम बात बताई गई है। जब हम इन पूरी तरह से मैच करने वाले आदर्श घटकों को मिलाते हैं तो एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा शून्य होता है। इसका सीधा मतलब है कि पुराने बॉन्ड टूटने और नए बॉन्ड बनने में ऊर्जा का कोई लेन देन नहीं होता। ना गर्मी निकलती है, ना सोखी जाती है। लेकिन असल जिंदगी में चीजें हमेशा आदर्श नहीं होती, है ना? 17वां सवाल हमें धनात्मक विचलन यानी पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बताता है। जब एथेनॉल में एसीटोन मिलाया जाता है तो पता है क्या होता है? एथेनॉल के अणुओं के बीच पहले से मौजूद मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड्स को एसीटोन आकर तोड़ देता है। अब क्योंकि आकर्षण बल कमजोर हो गया है, दोनों द्रवों के अणु आजाद होकर सतह से बाहर भागने लगते हैं। इससे वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुमान से कहीं ज्यादा हो जाता है। इसे ही धनात्मक विचलन कहते हैं। 18वां सवाल इसके बिल्कुल उलट है, ऋणात्मक विचलन। जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाते हैं तो ये दोनों आपस में जुड़कर एक नया और बहुत मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अब अणु एक दूसरे के साथ मजबूती से बंध गए हैं। उनका वाष्पन मुश्किल हो जाता है। हवा में कम अणु पहुंच पाते हैं और नतीजा ये होता है कि कुल वाष्प दाब अनुमान से काफी कम हो जाता है। अब बात करते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी एजियोट्रोप्स की, जो हमारे 19वें सवाल का विषय है। ये ऐसे मिश्रण हैं जो एक फिक्स्ड तापमान पर उबलते हैं और उबलते समय उनका संगठन बिल्कुल नहीं बदलता। आप इन्हें सामान्य तरीके से उबालकर अलग नहीं कर सकते। और 20वें सवाल का लॉजिक तो बहुत ही शानदार है। अगर ऋणात्मक विचलन की वजह से वाष्प दाब बहुत कम हो गया है तो उसे उबालने के लिए यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए हमें और ज्यादा गर्मी देनी पड़ेगी। इसीलिए ये हमेशा अधिकतम क्वथनांक वाला एजियोट्रोप बनाते हैं। 21वें सवाल पर आते हुए आइए एक एडवांस सांद्रता इकाई नॉर्मैलिटी को तेजी से रिवाइज करते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मैलिटी कहते हैं। प्रयोगशाला में होने वाले टाइट्रेशन के लिए यह बहुत जरूरी है। मोलरता के उलट नॉर्मैलिटी में हम समतुल्य भार का उपयोग करते हैं, जो किसी भी पदार्थ की अम्लता या क्षारकता को ध्यान में रखता है। इससे रासायनिक प्रतिक्रियाओं का सटीक हिसाब लगाना बहुत आसान हो जाता है। 22वें और 23वें सवाल में कुछ कमाल के उदाहरण हैं। पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन गैस का जमा होना ठोस में गैस विलयन का एक शानदार उदाहरण है। वहीं 23वां सवाल हमें बताता है कि ठंडे देशों में कारों के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकॉल क्यों डाला जाता है। ये एक एंटी फ्रीज का काम करता है।
ये पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को इतना कम कर देता है कि 0 डिग्री से नीचे के तापमान पर भी इंजन का पानी नहीं जमता। ये पानी के अणुओं के बीच आकर बर्फ के क्रिस्टल बनने ही नहीं देता। चलिए अब इस मैराथन के आखिरी 2 सवालों पर पहुंचते हैं। 24वां सवाल ये स्पष्ट करता है कि हेनरी स्थिरांक और गैस की विलेयता के बीच एकदम उल्टा रिश्ता है। हेनरी स्थिरांक जितना ज्यादा होगा वो गैस पानी में उतनी ही कम घुलेगी। और 25वें सवाल में एक बहुत ही खूबसूरत गणितीय निष्कर्ष है। राउल्ट का नियम दरअसल हेनरी के नियम की ही एक विशेष स्थिति बन जाता है, बशर्ते विलेय इतना वाष्पशील हो कि उसका हेनरी स्थिरांक सीधे शुद्ध घटक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। ये मैट्रिक्स आज के पूरे सेशन का निचोड़ है। यहां हमने राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम की सीधी तुलना की है। दोनों ही नियमों में आंशिक वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती होता है, फर्क सिर्फ स्थिरांक का है। राउल्ट का नियम वाष्पशील द्रवों के लिए एक व्यापक नियम है, जबकि हेनरी का नियम गैसों के लिए उसी की एक विशेष स्थिति है। बेहतरीन। हमने 25 महत्वपूर्ण सवालों की इस पूरी पीडीएफ को एक एक करके डिकोड कर लिया है। इन कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना बहुत जरूरी था। अब जाते जाते एक विचारणीय बात, वाष्प दाब के जिन कॉन्सेप्ट्स को हमने अभी इतनी बारीकी से समझा है, जरा सोचिए कि यही कॉन्सेप्ट्स आगे चलकर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणु संख्यक गुणधर्मों की पेचीदगियों को कैसे सुलझाएंगे। हिमांक का कम होना और क्वथनांक का बढ़ना सीधे वाष्प दाब से कैसे जुड़े हैं, ये हम अपने अगले सेशन में जानेंगे। तब तक के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए।